तो यहाँ पर बेटा क्या है, एलिंगन डायग्राम में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, पर किस टेम्परेचर पर है। यहाँ पर टेम्परेचर का मेन मैटर है। इसमें क्या था पहले कि जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो उसमें ओनली 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अब देखिए कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी निगेटिव आता है, डेल्टा जी नेगेटिव। हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालते हैं तो ये स्टैंडर्ड आ जाता है, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए प्लस O2 एरो AO2, इसका डेल्टा जी आया मान लो डेल्टा जी इक्वल टू -1400 किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्योंकि इसमें डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। अगर मान लीजिए हम एक दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, BO2 कन्वर्ट B प्लस O2, मान लो इसका डेल्टा जी आ जाता है +600 किलो जूल पर मोल। BO2 में कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि डेल्टा जी +600 आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहां पर BO2 B में बदल रहा है, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और मेटल में कन्वर्ट हो गया। ये मेटल ऑक्साइड से ये अपने आप नहीं बदल रहा है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसमें हमको एक्सटर्नल मिलाना पड़ेगा, है ना, कुछ मिलाना पड़ेगा। अगर हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, O2 कैंसिल हो जाएगा, BO2 प्लस AO2 प्लस, तो इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, -800 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अब बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्योंकि डेल्टा जी माइनस में आ गया है। क्लियर? इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस को मिक्स्ड कर दिया तो ये कपलिंग रिएक्शन कहलाती। क्लियर? एक स्पॉन्टेनियस है एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, उनको मिक्स्ड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया कपलिंग रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए एलिंगन डायग्राम की बात करें तो हम ये वाला पहले रफ कर देते हैं। ये हमने एलिंगन डायग्राम पहले से बना के रखा है और देखिए ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया गया है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और बाई एक्सिस पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लिया है स्टैंडर्ड में। तो मेटल की रिएक्शन ऑक्साइड से होगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? अब देखिए टेम्परेचर हमने दोनों फॉर्मेट लिया है, सेल्सियस में भी लिया है और केल्विन में भी लिया है। क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन से 2273 केल्विन। यहां पर डेल्टा जी हमने 0 से 1200 किलो जूल पर मोल में लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 टाइप्स की लाइंस हैं जो ग्राफ खींचा गया है। ये देखिए
सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो विद निगेटिव स्लोप्स है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये सिर्फ निगेटिव स्लोप की एक मिलेगी। और दूसरी लाइन देखिए, ये पैरेलल लाइन है जिसमें C+O2 CO2 गैस में बनता है। एक पैरेलल लाइन है, एक डाउन स्लोप में है, और बाकी रिएक्शन थर्ड टाइप की जो है ये बहुत सारी हैं, स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप की आती हैं। पॉजिटिव स्लोप में जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एल्युमिनियम की ऑक्सीजन से एल्युमिनियम, ये सारी स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप्स। तो इलिंगम डायग्राम में सिर्फ 3 टाइप की लाइंस हैं, एक पॉजिटिव स्लोप्स की स्ट्रेट लाइन, एक नेगेटिव स्लोप्स की, और एक है पैरेलल। ठीक है, तो सिर्फ 1 लाइन नेगेटिव स्लोप की और 1 लाइन पैरेलल स्लोप की, लेकिन पॉजिटिव स्लोप की सिर्फ बहुत सारी लाइनें हैं। देखिए ज्यादातर ये देखिए, जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए डिफ्लेक्ट हो गई है, ये देखिए यहां से स्ट्रेट लाइन गई, इसके बाद डिफ्लेक्ट हो गई। तो बहुत सारी लाइन ऐसी है, पहले स्ट्रेट लाइन जाती है, उसके बाद डिफ्लेक्ट हो गई, और ये सारी डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा? ये टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। अगर फेस चेंज हो गया, सॉलिड से गैस बना, तो फिर ये क्यों हुआ है? क्योंकि जनरली कोई मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसका टेम्परेचर राइज किया तो वो गैस में आ गया या लिक्विड में आ गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, इसलिए ये तो ये स्ट्रेट लाइन कब डिफ्लेक्ट होती है? स्टेट चेंज होने पर, मतलब एक फेज चेंज होने पे, सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, फेज चेंज होने पे ये लाइंस हमारी डिफ्लेक्ट होती हैं। मोस्टली जो लाइनें हैं सारी, वो सब पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव स्लोप की होती हैं। तो देखिए इसमें क्या रीजन है, ये बात हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्यादातर मेटल जो होते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जब हम उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा, वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में बनता है। क्लियर? मोस्टली ऐसा होता है। यहां पर देखिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा डेल्टा एस होगा, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। और देखिए जितना सॉलिड में है डिसऑर्डर कम होता है, लिक्विड में डिसऑर्डर ज्यादा होता है, और लिक्विड से गैस में भी डिसऑर्डर ज्यादा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हम गए तो। क्लियर? डेल्टा एन जी एक केमिकल कोई रिएक्शन है, उसमें हम लोग डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स गैस। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो फिर ये डेल्टा एन इंक्रीज कर रहा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। क्लियर? तो देखिए यहां पर 1 मोल लिया, अगर यहां पर 1 मोल है और 0 और जा रहे हैं तो यहां पर गैस का 1 मोल है ना, तो एंट्रोपी चेंज इसमें क्या हो जाएगी, डेल्टा एस इक्वल टू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स नहीं है, रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स है। अगर हमारा एंट्रोपी चेंज निगेटिव आ गया
तो एक बात समझ लें, कंबसन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कंबसन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव आएगा, और डेल्टा डेल्टा जी इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये आपने पढ़ी होगी। क्लियर? अब देखिए बेटा, इसको रफ कर देते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एस की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। तो अभी देखिए हम लोग मेटल का अगर ऑक्सीडेशन में प्लॉटिंग करते हैं टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेल्टा जी की वैल्यू प्लस निगेटिव होती जाती है। क्लियर? तो ये स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव स्लोप में आ जाता है हमारा ग्राफ। तो ये मेटल के लिए है। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है C+O2 Cu, ये वाली देखिए, ये C+O2 Cu। इसके लिए हम देखेंगे C सॉलिड 2 मोल प्लस O2 G 1 मोल, ये बैलेंस रिएक्शन में, तो ये बन जाए 2COG। ये एक एग्जाम्पल लिया है, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन निकालने के लिए सॉलिड काउंट करते नहीं, यहाँ पे 1 मोल गैस, यहाँ पे 2 मोल गैस है। गैस के मोल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर देखिए एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है। क्लियर? इंक्रीज अपर एरो से हमने कर दिया, और एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज हुआ डेल्टा जी के क्वेश्चन में। क्लियर? ये बात आगे समझ बेटा। अब देखिए यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे डेल्टा जी मोर निगेटिव हो जाएगा, और टेम्परेचर हमारा ये राइज हो रहा है। ये देखिए डेल्टा जी मोर निगेटिव होता जा रहा है। क्लियर बेटा? ये हमारा डेल्टा जी निगेटिव, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा जी निगेटिव में आ रहा है। यहां पर देखिए C+O2, यहां पर बना दिया हमने CO2G। यहां पर देखिए 1 मोल G 1 मोल गैस, दोनों 1 मोल ये है 1 मोल ये। यहाँ पर डेल्टा एस कुछ नहीं करता है, ये एस रिमेन्स कांस्टेंट। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी गैस के मोल में इंक्रीजमेंट में, यहाँ गैस का 1 मोल है, प्रोडक्ट में भी गैस का 1 मोल है, तो डेल्टा एस भी 0 है, एस कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका डेल्टा जी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, इसका डेल्टा जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन कंसीडर है, क्योंकि डेल्टा जी यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर डेल्टा एस 0 आ रहा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा मेटल किस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये हम कैसे देखेंगे। अब देखिए मान लेते हैं इलिंघम डायग्राम की हेल्प से हम लोग 2 रिएक्शंस को प्लान करते हैं। एक हमने रिएक्शन ले ली ये वाली AL
प्लस O2, इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं और सिंपली ले रहे हैं Al2O3। ध्यान रहे बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपली एक रिएक्शन ले रहे हैं। और इसका एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग 983 केल्विन पर। ये वाली देखिए, ये है 983 केल्विन पर, ये यहां पर क्रॉस हो रही है 983 पर। और देखिए, इसको अगर हम इधर मिलाएं, लगभग 950 किलो जूल आ रहा है। लगभग 900 और 1000 के बीच में है, 950 किलो जूल आ रहा है डेल्टा जी। और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम बनने वाला ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर 1180 केल्विन पे लगभग लिया है, और ये यहाँ पर कट कर रही है इस टेम्परेचर पर। और ये देखिए लगभग 1100 हो गया। ठीक है, इन रिएक्शन की हेल्प से बताओ कि Al2O3 प्लस Mg, Al2O3 प्लस Mg, MgO प्लस Al at 93 केल्विन, नाइन 83। बताइए इसकी डेल्टा जी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में थी तो ये हो जाएगी प्लस 975। ये प्लस थी, माइनस में थी 975 प्लस 975 लगभग आ गई यहाँ पर 975। तो इसको दोनों को मिला देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? और ये माइनस 1050, ये कितना आ गया? लगभग ये लगभग -75 आ गया। ये डेल्टा जी आ गया। ठीक है, अब देखिए फाइनल रिएक्शन, इन दोनों को मिला देंगे, है ना? तो ये प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। ये क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। Mg की हेल्प से Al2O3 में से Al को डिस्प्लेस कर सकते हैं। एल्युमिनियम से Mg स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हम ये बात समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेस कर पाया, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू -75 डेल्टा जी आ गया। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर सके, और ना ही इलिंघम डायग्राम ये गिवन होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एक ट्रिक से करेंगे। नीचे वाले मेटल, ये नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड से अगर रिएक्शन करेगा तो पॉसिबल होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा मेटल में। ये बात आई बेटा समझ में? तो इलिंघम डायग्राम में जो लाइन जितनी नीचे होती है उतना ही मेटल उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे Al2O3 से Al को रिड्यूस कर देगा, Cr2O3 से Al रिड्यूस कर देगा Cr को। तो जिंक सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग। जो लाइन जितना नीचे है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं इसी में ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है कि इसका रिवर्स रिएक्शन दे देगा, जैसे MgO प्लस Al एरो Al2O3
प्लस mg। ऐसा भी दे सकता है रिएक्शन हमको, अगर इसको पूछ लिया ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इस रिएक्शन में हम डेल्टा जी निकालेंगे माइनस 975 है, ये माइनस 975 और mg से mg बनकर माइनस 1050 था, रिवर्स ऑर्डर में ये ले लिया तो इसलिए प्लस 1050 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे प्लस 75 आ जाएगा। ये डेल्टा जी अब बताइए स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप समझ गए होंगे। इसलिए ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब क्या है, एल्युमिनियम MgO से Mg को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं कंपटीशन में कि इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें और सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। तो इससे एक हम ट्रिक ये बना सकते हैं, अगर ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को, ये लाइन ऊपर नीचे मतलब ये स्लोप वाली लाइंस, इसके वाले ऑक्साइड से रिएक्शन करवाए तो रिएक्शन नहीं होगी। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ये बात आ गई समझ में, ये कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिंगम डायग्राम में जो जितनी नीचे होती है उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये कंक्लूजन पॉइंट है। ठीक है, इस पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्या हमें ये याद करना पड़ेगा कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है? लेकिन ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंपल तरीका है। आपको लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिखा चुके हैं, उसमें ध्यान रहिए। देखिए वहां पर हमने आपको बताया था, याद होगा, लिक वासर काना मगल मंजनकर फीकट कोनी सन पबप। तो जो उसमें ऊपर होता है मेटल वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो अपने नीचे वालों को रिड्यूस कर सकता था। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है, जो ऊपर था वो यहाँ हमने नीचे लिया गया एलिंगम डायग्राम में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है एलिंगम डायग्राम में वो नीचे है। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड होगी, और वो आपने याद भी करी होगी, लिथियम सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद Li प्लस से Li में कन्वर्ट होना, F2 से F कन्वर्ट होना, F माइनस में कन्वर्ट होना सबसे नीचे है। तो वो जो ECS है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको याद रखना है। इसमें हमें सावधानी रखनी होगी कि हमें कुछ टेम्परेचर पे भी ध्यान देना होगा। 1683 जैसे ये टेम्परेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर मैग्नीशियम वाली लाइन 1683 पर ये देखिए ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। ध्यान से देखिए, हो सकता है लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कंक्लूजन देखिए, 1683 पे ये एक दूसरे काट दिया है। लेकिन इसके अगर हम आगे जाएंगे, इसके अगर हम थोड़ा आगे 1600 से ऊपर जाएंगे, तो देखिए 1600 से थोड़ा ऊपर गए तो हम देखेंगे कि Mg ऊपर हो गई, एल्युमिनियम नीचे हो गया। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया ये। अगर अभी हमने किया था 893 केल्विन पर किया था तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस थी, लेकिन अभी टेम्परेचर इंक्रीज किया है और ये हमने 1600 से ऊपर, क्योंकि ये 1683 पर, ये जो 1683 है यहाँ पर ये कट हो गया, ये लाइन 1683 आप इसको लर्न करके रखिएगा। इस केल्विन पर ये देखिए स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, इस पे डेल्टा जी निगेटिव आने लगेगी, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी यहां पर। ठीक है ना, ये 1683 पर एक दूसरे को क्रॉस करती है ना। 1683 के नीचे ये इसको रिड्यूस कर सकता है, और 16.3 के आगे एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा रिड्यूस करने के लिए। 1600 के आगे क्या होगा,
MgAl2O3 को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर। दूसरा देखिए क्वेश्चन ऐसे, ये आपको ये टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अभी हम लोग अगर बात करें कि JDNO की बात करें, ये देखिए ये वाली, देखिए 1180 केल्विन, ये 1180 केल्विन के नीचे ये जेडन की लाइन है, और ये देखिए कार्बन वाली, कार्बन पे CO बनने वाली लाइन, ये हमारा यहाँ पर आएगा बेटा थोड़ा सा, ये देखिए ये सीधी लाइन करिएगा, ये देखिए ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए CO वाली लाइन ये आ रही है हमारी लाइन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, CO यहां पर, Zn नीचे है, तो ये रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, इसको हम थोड़ा सा एक रिएक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है बेटा, अभी 1 मिनट में। देखिए क्या जेडेनो की रिएक्शन कार्बन से, ये देखिए 1180 केल्विन पे, ये वाला टेम्परेचर 1180 टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या 1180 से नीचे जेडन वो कार्बन से रिएक्शन करके जेडन एंड CO में बदल सकता है क्या? कितना? 1180 से कम, 1180 से कम टेम्परेचर में, मतलब बिलो 1180 केल्विन में। और क्या जेडन वो CO से रिएक्शन करके
Zn प्लस CO2 में बदल सकता है क्या? तो देखिए ये हमारी कार्बन वाली लाइन है और ये Zn वाली लाइन है। क्लियर? अब Zn की लाइन नीचे है 1180 से पहले और कार्बन की लाइन ऊपर है। अगर हम पूछे कि 1180 से बिलो टेम्परेचर पर क्या ये स्पॉन्टेनियस है? नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखिए इसके टेम्परेचर के CO वाली लाइन, ये देखिए CO वाली लाइन है और ये Zn वाली, और CO भी इसके ऊपर है, ये वाली लाइन, तो Zn नीचे है। ये रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें 1180 से ऊपर, ये टेम्परेचर तीनों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, ये 3 टेम्परेचर, इसके ऊपर जाएं, यही रिएक्शन हम लोग फिर से ले लेंगे। तो हमने यहाँ टेम्परेचर बिलो की जगह पर क्या कर दिया? एबव 1180 पे अगर ये टेम्परेचर करें, आपको 3 टेम्परेचर 983, 1180 और 1683, ये 3 टेम्परेचर आपको लर्न करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन मिल जाएगा, 99% क्वेश्चन इन्हीं टेम्परेचर पर आपको मिलेगा। अभी हम लोग अबव 1118 पे बात करेंगे, तो अबव 1118 पे क्या करेंगे? यहाँ पर 1180 पर ये लाइन है, हमने ये कट हो जाता है, ठीक है, और कट होने के बाद ये स्लोप डिफर कर गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कट कर रहा, ये इस टेम्परेचर पे कार्बन वाली लाइन ये यहाँ पर कट हो रही है, ठीक है, ऊपर है, ये ऐसा गया, ठीक है, पन्ने की लाइन ऊपर है। क्लियर? अब देखिए अगर हम इसमें देखेंगे इस टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये लाइन ऊपर हो गई और ये लाइन नीचे हो गई। 1180 के ऊपर कार्बन कैन रिड्यूस Zn, ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। अब CO को, जिंक की मेटलर्जी में हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 1180 टेम्परेचर पर ये आसानी से रिड्यूस कर सकता है। अब देखिए अगर यहाँ पर Zn को CO से रिड्यूस कर सकता, क्या रिड्यूस कर सकता, तो ये सब रिएक्शन क्या हो गई? हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई एट 1180 टेम्परेचर। 1180 के एबव टेम्परेचर पर ये एक दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, CO भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और C भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों में 2 रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एक हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहां पर देखिए कार्बन जिंक की लाइन ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ये है और कार्बन की ये है, कार्बन की ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ये है, तो ज्यादा नीचे कौन है? कार्बन वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो मेटलर्जी में कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? ये वाला बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिंक ऑक्साइड की मेटलर्जी में दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? तो कार्बन इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। जो जितना नीचे लाइन होगी उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमारा 1180 के ऊपर अगर हम बात करें, कार्बन इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Zn मेटलर्जी रेदर देन CO। है दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन कार्बन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। अब देखिए अगर हम लोग आयरन की मेटलर्जी करें तो क्या होगा? आयरन के ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? देखिए कार्बन ऑक्साइड में कार्बन ऑक्साइड से कार्बन बनाना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड लें कि कार्बन लें, दोनों में
983 केल्विन। तो देखिए कार्बन 983 के बिलो और एक है एबव, ठीक है। तो 983 पे कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको लेकर यहां पर देखिए कई एक लाइनें, यहां पर 4-5 लाइनें कट कर रहे हैं। अगर आप सामने रखे होंगे देखेंगे यहां पर 4 लाइनें, आप बुक में अगर देखेंगे तो 4 लाइन्स यहां पर कट कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी देखिए 4-5 लाइनें कट कर रही हैं, आप बुक में अगर देखेंगे कार्बन से कार्बन ऑक्साइड, आयरन से आयरन ऑक्साइड, और ये सब बनने की लाइनें यहां पर हमारी एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, ठीक है। 200 से और 500 तक ये 4-5 लाइनें हमारे एक पॉइंट पर कट करती हैं। अब देखिए 983 से पहले 673 कहीं पर हमने एज्यूम किया है, तो ये डॉट डॉट डॉट, इससे कम टेम्परेचर पर, तो कम टेम्परेचर पर यहां पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 ये लाइन कट करती हैं एज ए टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो अब देखिए इसमें आयरन ऑक्साइड का नहीं है, तो एक आयरन ऑक्साइड की इधर से लाइन हम बनाते हैं बुक के अकॉर्डिंग, तो 400 से कम पे है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाली है आयरन, क्लियर। अब देखिए इसमें यहाँ पे थोड़ा ग्राफ सही नहीं बन पाया है, यहाँ पे 3-4 लाइनें अगर आप बुक में देखो एक जगह पे कट करती हैं, तो वहां पर यहाँ पर इसके Fe के रिडक्शन में Fe2O3 में अगर हम कार्बन से करते हैं तो ये नहीं कर पाएगा, देखेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। अगर Fe2O3 है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर अच्छे से Fe+O2 में कन्वर्ट कर देगा। ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर बिलो 983 पे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस Fe2O3 into Fe। और यहां पर ये देखिए एक अगर हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, 980 केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, और यहां पर देखिए अगर हम एक ग्राफ दूसरा ग्राफ बना दें, और ये वाली लाइन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, और ये वाली CO से CO2 बनने की ये लाइन हो गई। और ये देखिए ये एक मिनट पहले हम लोग ये बना लेते हैं, तो ये हो गया Fe से बनाने के लिए, ठीक है। और अगर हम इस ग्राफ को अच्छे से देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 लाइन है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 लाइन्स है, ठीक। और ये 983 पे हम बात करते हैं, ये जो है ग्राफ हमारा 983 केल्विन पे हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर ये चारों लाइनें जो हैं ये C से CO2 बनने के लिए ये वाली है, ये वाली C से CO2 बनने के लिए है, ये वाली C से CO2 बनने के लिए, ये CO से CO2 बनने के लिए, Fe से F2 बनने के लिए, और
सी से सीओ बनने के लिए है। ये अभी हमारी 4 लाइनें हो गई हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने सिर्फ इससे कम पर कोई यहां पर ले लिया 673 केल्विन पे अगर बात करें तो यहां पर देखिए 983 नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आप नोट कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट reducing agent below 983 Kelvin, below 983 Kelvin. CO is the best reducing agent below 983 Kelvin. किसको किसमें? Fe को रिड्यूस करने में। Fe की मेटलर्जी में Fe को रिड्यूस करने के लिए यह सबसे बेस्ट होता है CO रिड्यूसिंग एजेंट। किस पर? बिलो 983 केल्विन पर। 983 केल्विन पर ये बहुत बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर? और 983 के अगर हम आगे निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसके आगे हमने दूसरे पॉइंट्स बना लिए हैं। किसी टेम्परेचर पर ये पॉइंट बना लिए, ये 983 पर ये 3 पॉइंट हैं। ये तो देखिए अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखिए 1 हमारा ऊपर चला गया। अब कार्बन का मोनोऑक्साइड, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर चला गया, अब वो काम नहीं करेगा। ठीक है, 983 के ऊपर ये देखिए ऊपर चला गया है, काम नहीं। आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यहां पर C से CO2 में C को CO में बदलना, नीचे ज्यादा लाइन को C में CO बदलने का लाइन सबसे नीचे है। C से CO2 बदलना ये ऊपर वाली लाइन है। तो अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इसके ऊपर कार्बन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एवं 983 केल्विन पर, 983 केल्विन पर। और अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी में एक इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की मेटलर्जी करना है। एक ब्लास्ट फर्नेस है, अगर हम इसको हटा दें, आपने समझ लिया, इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में अगर हम एक मेटलर्जी करते हैं तो ये ऐसा होता है, ऐसे। और ऐसा माना जाता है कि नीचे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है लगभग 2000 केल्विन। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। ये ब्लास्ट फर्नेस हमने ले लिया, तो यहाँ पर लगभग 700 डिग्री टेम्परेचर केल्विन है, 700 केल्विन। क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन है आयरन की मेटलर्जी में जब इस मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में तो क्या होता है? तो कुछ जगह पर कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग करता है, कुछ जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर का कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? तो इसमें हम कहेंगे लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस, लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस में CO एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और अपर पार्ट में तो रिड्यूसिंग, तो ऐसे 4 ऑप्शन बना देते हैं। तो इसमें हमने किसकी मेटलर्जी करवाई है? Fe की मेटलर्जी ब्लास्ट फर्नेस में। तो क्या ये डायग्राम नहीं बना के देगा? यहाँ पर क्या ABCD ऑप्शन है? लोअर पार्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और लोअर में कार्बन
एक ऑप्शन ए ये हो गया, डी ये हो गया, बदल देंगे, कार्बन नीचे गुड है और सीओ ऊपर गुड है, ऐसा लिख देंगे, 4 ऑप्शन हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एबीसी, यहाँ पर सीओ इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, 4 ऑप्शन है हमारे, ठीक है। लेकिन 1073 के नीचे टेम्परेचर अलग अलग कर देते हैं, तो यहां पर क्या, ये अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ये चारों ऑप्शन है। टेम्परेचर नीचे है 2000, ऊपर 700, तो 700 पे कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑप्शन ए, या सीओ इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑप्शन बी, और 2000 टेम्परेचर पर सीओ इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट या सीओ इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए हैं। तो इसके हिसाब से देखिए, आप बताइए क्या हो जाएगा। is good reducing agent at 700. हाँ देखिए, अभी आप बताते हैं यहाँ अभी किस टेम्परेचर पे बात हो रही है, अलग अलग, लोअर पार्ट में ज्यादा टेम्परेचर होता है, अपर पार्ट में कम होता है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। ये नीचे हाई टेम्परेचर पर कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर लो टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। और कई बार ये क्वेश्चन 983 पे ना 1083 पे, यहाँ पर 1073 और 1070 के ऊपर क्या काम करेगा, ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि 1073 के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड, 1073 के ऊपर कार्बन गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ये भी एक ही बात है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के पूछ लेते हैं। तो ये इसके बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। ये हमारा है इलिंगम डायग्राम पूरा ग्राफ से, तो इसमें किसी के टेम्परेचर पे लेकर के पूछ सकते हैं। 3 टेम्परेचर को सबसे बेस्ट है, इन 3 टेम्परेचर पर हम लोग इसको याद रखें, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे ऊपर होता है, इलिंगम डायग्राम में वो मेटल सबसे नीचे होता है, उल्टा होता है। और ये रूम टेम्परेचर की बात होती है। अगर टेम्परेचर हाई करते जाएंगे तो इसका उल्टा भी हो सकता है। ये देखिए नीचे है, ये तीनों टेम्परेचर पे हम लोग समझ गए हैं। यहाँ पर देखिए लो टेम्परेचर पर नीचे है और यहाँ हाई टेम्परेचर पे ये लाइन ऊपर हो गई है, ठीक है। और ऐसे अब कई सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो समझ में आ जाएंगे, काफी क्वेश्चंस हैं। देखिए, मेटल सल्फाइड से कार्बन या फिर हाइड्रोजन की हेल्प से हम रिड्यूसिंग से मेटल में करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और मेटल ऑक्साइड से ये सल्फाइड है, दूसरा है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में
रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या फिर हाइड्रोजन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, करेगा, मेटल में ये करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर सल्फाइड और है, यहाँ पर ये है ऑक्साइड और। अभी देखिए हम एक एक करके मेटल सल्फाइड में अगर इसका हम एक डिस्कशन करते हैं तो देखिए क्यूप्रस सल्फाइड का अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया तो क्या होगा, तो CU2S प्लस कार्बन से रिएक्शन करवा दें और ये कॉपर में बदल जाएगा प्लस CS2 में बदल जाएगा। इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए तो क्या हुआ ये रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि क्यूप्रस सल्फाइड का बनने का गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ये मोर निगेटिव होता है। गिब्स फ्री एनर्जी ये डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज मोर निगेटिव। स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर मान लिया -1400 किलो जूल है, ठीक है ना, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर। और CH2 बनने का फॉर्मेशन का इसका अगर हम देखें गिब्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ये लेस निगेटिव है, मतलब लगभग पॉजिटिव मान ले हम इसको, लेस निगेटिव इतना लेस होता है कि पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो ये प्लस है। मान लीजिए किसी टेम्परेचर पर ये +400 है। अगर हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालें, इनका क्या है, ये इसका 0 होता है डेल्टा जी, इसका 0, फ्री एलिमेंट का कंसीडर 0 करते हैं। इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा जी निकालें तो डेल्टा जी किया जाएगा टोल्टा डी जी फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। टोटल डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कितना है 400 माइनस 1400 है ना, क्या आ जाएगा इक्वल टू 1800 ये आ गए। तो प्लस 1800 मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर देखिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। इसका मतलब है किसी भी सल्फाइड का रिडक्शन हम कार्बन से रिडक्शन नहीं करते हैं क्योंकि ये 1800 नॉन स्पॉन्टेनियस है, प्लस में है, तो यहां पर देखिए ये हम नहीं करते हैं, किसी मेटल सल्फाइड का कार्बन से हम रिडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। और अगर हम देखिए यहां पर थोड़ा, यहां पर अगर हमने H2S बना लिया, यहां पर हमने CH2 की जगह पर क्या बना लिया, H2S बना लिया, तो ये वाला क्या है, लेस निगेटिव है, मतलब लगभग -800 है ना, तो ये 800 इधर रख देंगे, ये माइनस का है, ये क्या -800 है ना, 800 माइनस है, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, लगभग +600 आ गए, तब भी प्लस में आता है, तो इसका मतलब क्या, फिर भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर कंपनी, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी भी मेटल सल्फाइड का कार्बन से रिडक्शन नहीं करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आता है, इसलिए इसको नहीं करता है, ठीक है। तो अगर अब हम सेकेंड वाली रिएक्शन को देखें अब ये देखिए स्पॉन्टेनियस होता है, क्यों स्पॉन्टेनियस होता है, करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा, एक क्वेश्चन यहां से आपको जरूर मिलेगा, ठीक है बेटा। यहां पर देखिए Q प्लस कार्बन CO प्लस Cu बन गया आपका ये हमने रिएक्शन कर लिया, या CO2 बन गया या कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कुछ भी बन गया, ये अलग चीज है। हमने कॉपर ऑक्साइड से डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी लेस निगेटिव होती है, और CO2 की डेल्टा जी स्टैंडर्ड मोर निगेटिव है, ये क्या है, लेस निगेटिव, ये मोर निगेटिव।
ये -400 मान लीजिए, ये -600। ये कोई हमने एज्यूम कर लिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेस नेगेटिव है, मोर नेगेटिव, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। अब इस रिएक्शन का टोटल का डेल्टा जी निकालने पहुंचे तो प्रोडक्ट का माइनस कितना है, 600 -400। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -200 आ गया। तो ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। तो ये देखिए ये रिएक्शन होगी। मेटल सल्फाइड से अगर हम करेंगे तो ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो मेटल सल्फाइड का डेल्टा जी नेगेटिव, मोर नेगेटिव होता है, इसलिए कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाता है। मेटल ऑक्साइड कार्बन से रिडक्शन हम करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, हमने एज्यूम कर लिया है। क्लियर? तो ये हो गया आपका सल्फाइड के लिए, किसी भी मेटल सल्फाइड के लिए कार्बन इज नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन से हम मेटल सल्फाइड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। हम किसको कर पाते हैं, हम कर लेते हैं ऑक्साइड को, मेटल के ऑक्साइड को हम करते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक क्वेश्चन और है, अगर हम कोई सल्फाइड और का रोस्टिंग करें और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं। देखिए ऑक्सीजन और से CU2S प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करें CU2O प्लस S। ये क्या सुइटेबल है क्या? हाँ, ये सुइटेबल है क्योंकि इसका डेल्टा जी नेगेटिव आता है। तो इसलिए हम सल्फाइड और को पहले ऑक्साइड और में करते हैं और ये स्पॉन्टेनियस है और इससे ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सल्फाइड से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, सल्फाइड से डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, उसका पहले हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। इसमें रोस्टिंग करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करके सल्फाइड और को पहले हम कोशिश करें ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर लेंगे और ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम ये देखेंगे डेल्टा जी नेगेटिव आता है और ये स्पॉन्टेनियस होता है। ये प्रोसेस हो सकता है। क्लियर बेटा? तो ये आपका लगभग सभी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे और ये आपका हो गया एलिंघम डायग्राम। कोशिश किया है कि सब कवर हो जाए क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट आता ही आता है। इससे आपको ये 3 टेम्परेचर बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है बेटा, आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और कल हम लोग नया टॉपिक लेंगे। कौन सा सर? केमिकल काइनेटिक्स लो ना। केमिकल काइनेटिक्स। हाँ अभी कुछ और एक बताया था, इक्विलिब्रियम बताया था बेटा। इक्विलिब्रियम ले लेते हैं पहले, है ना? सर सब बोले कि काइनेटिक्स लेने का है। सब बोले? हाँ, ग्रुप पे। क्यों? सर हमने ग्रुप पे डिस्कस किया। नहीं, तो इक्विलिब्रियम क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? सर इक्विलिब्रियम भी इम्पोर्टेंट ही है वैसे। एक्चुअली कैसा है सर इशू कि हम आपको ऐसा लेसन बता रहे हैं जो आपने पढ़ाया नहीं है एक बार, मतलब क्लासेस में अपने हुए नहीं है वैसे। तो इक्विलिब्रियम भी तो नहीं पढ़ाया बेटा, पढ़ाया है क्या? बोलिए। कोई बात नहीं, आप लोगों ने डिसाइड किया है तो कल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? साइली? यस सर। हाँ, कल हम लोग फिर केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे। क्लियर? और इसको आप अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करके इलिंघम डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।